आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये जो अध्याय है ये आप पहली बार कक्षा 10 में आज आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले के जो अध्याय हमने पढ़े थे तो उनका जो संबंध था पिछली कक्षाओं के अध्यायों में आपने पढ़ चुके थे। तो ये जो है बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम आपका जो है परिचय सत्र चलाएंगे। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इन सब का हम जिक्र करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा ये टॉपिक आपका हो सकता है आज, क्योंकि नया टॉपिक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए जो है अंत तक आप बने रहिए। और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और जो है इसका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में है और आगे की क्लासों में भी जो है आप इसका यूज बहुत करेंगे। तो त्रिकोणमिति का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो देखो 3 शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। तो त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब है 3 कोण, मिति मतलब होता है माप। तो 3 कोण किस में होते हैं? 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो यानी कि हम इसमें त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अगर हम इसके इंग्लिश के शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्राई, दूसरा होता है गोनो, गौन, और तीसरा होता है मेट्रॉन। 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गौन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गौन का मतलब यहाँ पर भुजाओं से है। जैसे यहाँ हमने देखा कि कोण का मतलब कोण हमने लिया एंगल, यहाँ पर गौन का मतलब है भुजा, और मेट्रन का मतलब यहाँ पर माप से है। तो यानी कि दोनों अर्थ शाब्दिक अर्थों को अगर हम मिक्स कर दें तो देखो इसमें कोणों के मापने की बात हो रही है, इसमें भुजाओं के मापन की बात हो रही है। तो त्रिकोणमिति का जो अर्थ आया निकल के इस चैप्टर में, या त्रिकोणमिति, जब तक भी आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे तो इसका मतलब है कि त्रिभुज के कोण और भुजाओं में संबंध। त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण और भुजाओं में संबंध का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। उसकी भुजाओं और कोणों में क्या संबंध है, इसका जो अध्ययन है वो अध्ययन किया जाएगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब हम जब त्रिभुज की बात करते हैं तो विशेषकर त्रिकोणमिति में आपकी क्लास में जब हम अध्ययन करेंगे तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे केवल और केवल समकोण त्रिभुज का। किस त्रिभुज का अध्ययन हम करेंगे? हम करेंगे अध्ययन समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम करेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत केवल किसका अध्ययन किया जाएगा? समकोण त्रिभुज का। तो यानी कि समकोण त्रिभुज के जितने कोण हैं और उसकी जो भुजाएं हैं उनके बीच के संबंध का हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, समकोण त्रिभुज आप पहचानते हैं, किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज? पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है समकोण होता है, उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये समकोण त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया। ये ए माना हमने इसका नाम ले लिया, इसका नाम बी ले लिया, इसका नाम हमने ले लिया सी। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को हम आप जो है पहले कक्षा 6 और 7 से आप इसका अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, कक्षा 6 से विशेषकर। तो अब इसकी 3 भुजाएं हैं। किसी भी त्रिभुज में क्या होती हैं? 3 भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं? इसमें देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 कोण, अगर हम इसको नंबर 1 ले लें, ये नंबर 2 हो गया और ये हो गया नंबर 3। तो कुल कितने अंग हैं इस त्रिभुज के? 6 अंग हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो अब पहले तो हमको इसको पहचानना है कि किस भुजा को क्या नाम हम कहते हैं। तो देखो, ये है समकोण, यानी कि सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होगी, जो इसके बिल्कुल सामने है, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सामने, यानी कि कोण को आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये कोण 2 भुजाओं से मिलकर बना है। इन 2 भुजाओं को छोड़ के जो भुजा बची वो इसके सामने है, उसको सम्मुख भुजा कहते हैं और ये कहलाता है कर्ण। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि अभी तक छोटी कक्षाओं में हमने क्या किया है,
ये त्रिभुज अगर इस प्रकार से, जैसे कि हमने ये त्रिभुज बनाया है, यहाँ मैं बना देता हूँ इसको ABC। हम क्या करते थे, इस त्रिभुज में सामान्यतः जो भुजा खड़ी हमको दिखाई दे रही है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, उसको हम हमेशा मानते हैं ऊंचाई, या हम इसको बोलते हैं लंब। और जिस पे ये खड़ा है, हमको इसको ऐसे खड़ा क्यों मान रहे हैं हम नीचे से ऊपर को, क्योंकि हम भी इसी प्रकार खड़े हैं, हमारे पाँव नीचे की तरफ है, सर हमारा ऊपर की तरफ है, तो हम अपने पाँव के बल खड़े रहते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इसका आधार भी नीचे की तरफ होगा। तो इसको हम सामान्यतः आज तक जब हमने आपको बताया तो इस प्रकार से हमने सीखा था कि ये आधार होता है और ये भुजा क्या होती है, लंब होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना है। आधार और लंब में से, दोनों भुजाओं में से कोई भी हो सकते हैं। आधार जो हमको लंब जहाँ मैंने लिखा है वो भी आधार हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है। तो इसका निर्धारण कैसे होगा कि कौन सी भुजा लंब है और कौन सा आधार है, इसका निर्धारण होता है कोण से। तो अब हम आ जाते हैं कोण पर। तो समकोण में हमने कहा कि ये कोण समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो अब बचे 90 अंश का कोण और बच गया, ये 90 है, तो अब 90 में 90 जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश आएगा। तो 90 है तो बाकी ये दोनों मिलके 90 होंगे, तो ये दोनों कोण होते हैं न्यून कोण। ठीक हो गया, ये समकोण है और ये बाकी के दो कोण होते हैं न्यून कोण। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध की जब हम बात करते हैं तो हमको कम से कम एक कोण, न्यून कोण पता होना चाहिए। क्या पता होता है हमको, एक न्यून कोण पता होगा तो ये तो समकोण फिक्स है, इस न्यून कोण को हम निकाल सकते हैं आसानी से। और कोई भी एक भुजा अगर हमको पता होगी तो हम बाकी की सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। अगर हमको एक कोण, और देखो कुल अंग कितने हो गए, देखो कुल अंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके कुल अंग हैं 6। वो 6 क्या हैं, 3 हैं आपकी भुजाएं और 3 हैं कोण, 3 भुजाएं और 3 कोण हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी के 3 भुजाएं, अगर हमको एक भुजा पता हो और एक कोण पता हो, एक कोण पता हो एक भुजा पता हो, तो हम बाकी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, या दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकालना हमने सीखा है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। देखो जब हम त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच में संबंध की बात करेंगे तो हमको इसकी तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। ठीक है, अनुपात अगर हम निकालेंगे, अभी अनुपात में हम जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है, अभी जो हम पहले समझेंगे, हम समझेंगे कि आधार और लंब क्या होता है। तो मैं यहाँ फिर एक फिगर बनाता हूँ। तो देखो ये हमने एक समकोण त्रिभुज फिर बना लिया, PQR हमने इसको नाम दे दिया। अब हम कोण की बात जब करते हैं, माना जब हम कोण R की बात कर रहे हैं, या हमने एक कोण मान लिया, माना एक कोण हमने मान लिया थीटा। ठीक है, ये नए संकेत हो सकता है आपने पहले नहीं देखा हो, तो इसको जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो इसका नाम हम लेते हैं थीटा। ठीक है, तो अगर हमने ये कोण ले लिया थीटा, अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, ये कोण हमको पता हो, तो इस कोण के लिए, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। अगर हमने कोण थीटा ले लिया, ठीक है, तो सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब। जैसे हमने आपको बताया कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। इसका स्थान तो फिक्स है क्योंकि एक ही भुजा है सबसे लंबी समकोण के सामने। अब बची दो भुजाएं, हमने कहा कौन सी लंब होगी कौन सी आधार होगी, इसको पहचानने के लिए हमको कोण का ज्ञान होना जरूरी है। तो जो कोण हमको पता होगा या दिया गया होगा, तो उस कोण की सम्मुख भुजा जो होगी, उस कोण की सम्मुख जो भुजा होगी उसको हम मानेंगे लंब, और उस कोण के साथ लगी भी जो भुजा होगी इसको बोलते हैं आसन्न भुजा। ये भुजा क्या कहलाती है, ये भुजा कहलाती है आसन्न भुजा। और ये भुजा जो है इस कोण के लिए, इस कोण के संदर्भ में बात हो रही है, तो इस कोण के लिए ये जो भुजा है इसके सामने, इसको हम बोलते हैं सामने की भुजा या सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक हो गया, और ये आसन्न भुजा है। देखो इस कोण का मान तो फिक्स है, इस कोण का मान क्या है, फिक्स है, प्लेस भी फिक्स है इसका। अब इस कोण और इस कोण, समकोण और जो कोण आपको दिया गया है उस कोण को मिलाने वाली जो भुजा होगी उस भुजा को हम आसन्न भुजा कहते हैं, और इस आसन्न भुजा को ही जो है आधार कहा जाता है, और सम्मुख भुजा को हम कहते हैं लंब। और आसन्न भुजा जो होती है, जो भुजा
क्या कर रही है, दिए गए कोण और समकोण को टच कर रही है, दोनों को इस, या ये कहें कि दोनों कोण जो है इस रेखा के छोरों पर स्थित होते हैं, तो ये कहलाती है आसन्न भुजा, और इस आसन्न भुजा को हम मानते हैं आधार। ठीक हो गया। तो इस चित्र में ये कोण था, तो ये सम्मुख भुजा यानी कि लंब हो गई, और ये जो है आधार हो गया। अगर हम इसी चित्र में कोण के मान को बदल दें, हमने ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया हमने सी, और इस कोण को हमने थीटा ले लिया, तो इस कोण थीटा के लिए अब इस कोण के सामने की भुजा कौन सी हो गई, सामने की भुजा वो भुजा होगी, मैंने आपको इस चित्र में बताया, जो इस कोण को टच नहीं कर रही। इस कोण को टच करने वाली एक भुजा ये है, एक ही बची कौन सी, तीसरी भुजा, ये हो जाएगी लंब। अब ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये भुजा हो जाएगी आधार, क्योंकि ये भुजा कर्ण तो फिक्स है। तो पहला काम हमारा, सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए होता है, वो हमको यही समझना है कि कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। कर्ण का मान फिक्स है। तो मेरे ख्याल से इतने में आपको समझ में आ गया होगा। जब हम कोण की बात करेंगे तो कोण के सामने की भुजा को लंब लेंगे, और उसका जो बेस है यानी कि आसन्न भुजा जो है उसको हम उसका बेस यानी कि आधार मानेंगे। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। कोणों और भुजाओं के बीच में संबंधों के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की पहचान हमने कर ली, तो उसकी भुजा कर्ण कौन है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, समकोण कौन से होते हैं और न्यून कोण कौन से होते हैं। समकोण के अलावा जो दो कोण बचेंगे वो कहलाएंगे आपके न्यून कोण। अब हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक हो गया। अब हम पहले तो देखो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। अगर एक को हम ए ले लें, इस भुजा को हम बी ले लें, माना इस भुजा को हम सी ले लें थोड़ी देर के लिए, तो इनके बीच में कितनी, आप भुजाओं का भुजाओं के साथ अगर हम इन तीनों का आपस में संबंध सेट करें, बनाएं, तो इन तीनों के बीच में कितने संबंध बन सकते हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। संबंध नंबर एक, ए का सी के साथ, ए और सी का एक संबंध हो जाएगा। दूसरा संबंध हो जाएगा बी और सी का, ए का बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध, ए का बी के साथ संबंध, एक संबंध ए और बी का हो सकता है। चौथा संबंध, यहाँ ए और सी का संबंध था, अब सी और ए का संबंध। जैसे ये आप मान के चलो, ये पिता है, ये पुत्र है, तो पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ संबंध, ठीक है। तो पांचवा, इसका उल्टा कर देंगे, सी और बी का संबंध, और छठा है ए और बी था तो बी और ए का संबंध। आप ऐसे समझिए कुल 6 संबंध बन सकते हैं। अगर हम भुजाओं का ही आपस में संबंध बनाना शुरू करें तो आपस में 6 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बने, 6 जोड़े बने। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं मुख्यतः वो होते हैं 6 आपके। वो किस आधार पे, इन्हीं भुजाओं के आपसी संबंधों के आधार पर, ठीक हो गया। तो अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, और इनका जो संबंध, भुजाओं के बीच में जो संबंध है वो किन किन भुजाओं के बीच में संबंध है, इसको हम आपको बताते हैं। तो इसके साथ हमको क्या लेना होगा, त्रिभुज के कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच में संबंध। ये तो था भुजाओं की लंबाई के बीच में संबंध। अब एक हम लेंगे इसमें कोण, एक क्या ले लेंगे हम इसमें, कोण। तो इस कोण के साथ इन भुजाओं के क्या संबंध है, इसकी हम जांच करेंगे, ये आपको बताएंगे, ठीक है। जो संबंध है उस संबंध को नाम दिया गया ज्या, और सबसे पहले ये नाम देने वाले गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, ठीक है। भारतीय गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट, और इसका नाम इन्होंने ज्या दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन, SINE। और इसका जो जिक्र है वो 500 ईस्वी सन में जो उनकी एक पुस्तक आई थी आर्यभट्टी, उसमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। ज्या साइन। पहले हम 6 के 6 संबंधों का नाम लिख लेते हैं, किसको किस संबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है कोजिया, दूसरे को क्या बोलते हैं, कोजिया। तीसरे का नाम है स्पर्शज्या। चौथे को हिंदी में नाम दिया गया कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। पांचवा जो संबंध है उसको नाम दिया गया व्युकोजिया, व्युकोजिया।
और छठा जो संबंध है उसको नाम दिया गया व्युज्या। ठीक है, थोड़ा कठिन शब्द हैं और पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो देखो, ज्या को इंग्लिश में हमने कहा साइन कहते हैं, कोज्या को बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, स्पर्शज्या को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, कोटि स्पर्शज्या को बोलते हैं इंग्लिश में कोटेंजेंट। ठीक हो गया। व्यूकोज्या को बोलते हैं सेकेंड और व्यूज्या को बोलते हैं कोसेकेंड। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक हो गया। तो हमने आपको जो बताया, क्या बताया, हमने आपको अभी बताया था 3 भुजाओं में कुल 6 संबंध हो सकते हैं। तो उन 6 संबंधों को इन नामों के द्वारा जाना गया। पहले को ज्या, दूसरे को कोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, व्युकोज्या और व्युज्या। तो इसी क्रम में अगर आप याद करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा सवालों को हल करने में और सूत्रों को याद रखने में। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखो ये जो है सूत्र हैं बहुत लंबे हैं और इनका जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा बार हमको सवालों को हल करते समय किया जाता है। तो इसलिए क्या किया कि गणितज्ञों ने बाद में जब इनको हल करते समय इनको शॉर्ट नेम दे दिए। वो शॉर्ट नेम क्या थे, साइन को लिख दिया गया केवल SIN। ठीक है, कोसाइन को यानी कि स्टार्टिंग के 3 शब्द हमने ले लिए। देखो कोसाइन है तो क्या ले लिया, केवल COS, इसको बोला कॉस। TAN का केवल क्या लिया, 10 ले लिया। कोटेंजेंट का केवल COT ले लिया। सेकेंड का केवल SEC ले लिया। और कोसेकेंड का भी केवल 3 ही अक्षर लेते, लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी, देखो यहाँ COS कॉस और यहाँ भी एक सेम आ जा रहा था। तो क्या किया, इसके 2 अक्षर और ले लिए। ठीक है, क्या बना दिया, इसको कोसेक बना दिया, COSEC, तो कोसेक हो गया। तो इसको बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो आप जब प्रयोग करेंगे तो हमको इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ही ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्ट नेम हो गए इनके। अब हमको बताना क्या है, हम जो बात कर रहे हैं वो कोण की बात हो रही है। तो एक कोण हमने थीटा ले लिया या ABC ले लें, कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं। तो इन सब के साथ क्या लगा देना है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको कोणों का मान निकालना है भुजाओं के अनुपात में। ये कोणों का मान भुजाओं के अनुपात में, 6 संबंध मैंने आपको बताया वो क्या थे, भुजाओं के अनुपात थे। अब हमको ये देखना है कि वो भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक हो गया। लंब और कर्ण के बीच में जो संबंध होगा उसको बोलते हैं साइन थीटा। कॉस थीटा होता है आधार का जो कर्ण के साथ संबंध होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस थीटा। यानी कि आधार और कर्ण के बीच में जो संबंध होगा, जो अनुपात है, उसको नाम दिया गया कॉस थीटा। फिर लंब और आधार के बीच में, लंब और आधार के बीच में जो अनुपात है उसको नाम दिया गया टेन थीटा। ठीक हो गया। ये 3 आपके समझ में आ गए। अब बाकी के 3 को समझने के लिए हम हिंदी में जो हमने नाम लिखे हैं उसमें चले जाते हैं। अब देखो क्या आए, हम कॉट थीटा में आए। कॉट थीटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोटि स्पर्शज्या। और कोटि स्पर्शज्या से ऊपर क्या लिखा है, स्पर्शज्या। तो कोटि स्पर्शज्या जो है वो स्पर्शज्या का विलोम है, केवल क्या लगा दिया आगे से, कोटि स्पर्शज्या लगा दिया। फिर देखो व्यूकोज्या, कोज्या लिखा है यहाँ, तो कोज्या का उल्टा व्यूकोज्या है और ज्या का जो उल्टा है वो व्युज्या है। टॉप में ज्या, टॉप में नीचे, सबसे नीचे इसका उल्टा, दूसरे नंबर पे नीचे से दूसरा उसका उल्टा, ऊपर से तीसरे नंबर में जो है नीचे से तीसरा जो है उसका उल्टा हो गया। तो कॉट थीटा जो है कोटि स्पर्शज्या किसका उल्टा होगा, स्पर्शज्या का, यानी कि टेंजेंट का। टेंजेंट क्या है, लंब बट्टे आधार है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये हो जाता है आधार बट्टे लंब। व्यूकोज्या किसका उल्टा है, कहा हमने, कोज्या का। कोज्या दूसरे नंबर पे है, यहाँ देखो कर्ण बट्टे आधार, इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और कौशिक थीटा में जब हम जाएंगे व्युज्या, व्युज्या किसका उल्टा है,
ज्या का उल्टा है। ज्या हमने लिखा है लंब बट्टे कर्ण, तो इसको क्या लिख देंगे, कर्ण बट्टे लंब। तो ये हो गई भुजाओं का संबंध, 6 अनुपात हो गए भुजाओं के, और यहाँ हो गए ये कोणों के मान हो गए। ठीक हो गया। अब इनको जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्वतः ही याद हो जाएंगे, या अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग ट्रिकों का यूज किया जाता है इनको याद करने के लिए। तो मैं जो आपको ट्रिक बताता हूँ वो ट्रिक देखो क्या है। यहाँ पर लंब है, लंब लॉ से शुरू होता है, और लॉ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब रोमन में लिखते हैं एल का। ठीक है। और कर्ण कौ शुरू होता है के से, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एल बट्टे के। इसको लिखते हैं आधार को ए से शुरू होता है, कर्ण को बोलते हैं के, तो ए बट्टे के। और एल के लिए इसको हमने बोला एल लंब, और इसको बोला हमने आधार ए, तो इसको लिखते हैं एल बट्टे ए। ठीक हो गया। बाकी के 3 तो इनके उल्टे हैं, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, पहले के लिए हमने एल का इस्तेमाल किया अंश, दूसरे के अंश में हमने ए का इस्तेमाल किया, तीसरे के अंश में हमने एल का इस्तेमाल किया। तो इन तीनों के अंशों को अगर हम देखें तो एल ए एल लाल बन जाता है, और के ए, और हर जो इनके बन जाते हैं के ए। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, लाल कक्का कहते हैं। तो शॉर्ट में इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के लिए, अगर आप भूल गए हैं, पहले तो आप प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को हल करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाती हैं, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लाल कक्का। तो यानी कि पहले, और इसी क्रम में आपको इनको याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है। तो आपको क्या होगा फ़ायदा इससे, पहला वाला जो एल और के है वो साइन है, ए बट्टे के है कॉस है, एल बट्टे ए है टेन है। फिर यहाँ से हम पीछे को इधर को चलते हैं, फिर यहीं से हम क्या चलेंगे पीछे को, देखो टेन के बाद क्या आ गया कॉट, और वो टेन का उल्टा है, तो उल्टे का मतलब नीचे से ऊपर को चलेंगे अब, तो ये हो जाए आधार बट्टे लंब। फिर उसके अगले वाला कर्ण बट्टे आधार, और उसके अंत वाला लास्ट वाला कर्ण बट्टे लंब। देख लो यहाँ लिखा है कर्ण बट्टे लंब। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई याद करने के लिए। तो ये हो गई मुख्यतः हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। अब हम देखते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है। ये तो था भुजाओं का, इनके साथ क्या संबंध है। अब इनका आपस में हम कोणों के साथ संबंध निकालते हैं। साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनका आपस में क्या संबंध है, इसी के साथ हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में हमको ज़्यादा दिक्कत होगी समझने में। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान हमने यहाँ रखा है लंब बट्टे कर्ण, क्या रखा है, शॉर्ट में लिख लेता हूँ आप, लंब बट्टे कर्ण। और कॉस थीटा है बट्टे में कॉस थीटा का मान है आधार बट्टे कर्ण। इसको हल करते हैं, क्या मिलता है हमको, देखो एल बट्टे के यानी कि लंब बट्टे कर्ण, तो ऐसे ही रहा। क्या होता है, एक भिन्न के नीचे जब दूसरी भिन्न होती है तो भाग को बदलते हैं गुणा में, और ये चले जाता है हमारा उल्टा हो जाता है, गुणा हो जाता है और भिन्न उल्टी हो जाती है। तो देखो के से के कट गया, क्या बचा एल बट्टे ए, एल को हम बोलते हैं लंब, ए को हम बोलते हैं आधार। अब यहाँ देखो लंब बट्टे आधार है कहीं, लंब बट्टे आधार बराबर क्या है टेन थीटा, तो ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा जो हो जाता है ये बराबर हो जाता है टेन थीटा के। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्रम से है तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा था, अगर अब आप इन दोनों के बीच में बट्टा लगा दें, जैसे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। ठीक है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का मान कितना आ गया, या ऐसे लिख लें उल्टा, टेन थीटा का जो मान है वो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और अगर इसका उल्टा कर दें, टेन का उल्टा अभी हमने देखा यहाँ क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का जो मान होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक हो गया। एक चीज़ तो हमको ये पता चल गई। दूसरी चीज़ हम ये निकालते हैं, देखो साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया था लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बट्टे में एक ले लेते हैं और इनको करते हैं बजगुणा, या बजगुणा नहीं करते तो उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है। बजगुणा नहीं करते, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से हमको क्या मिलेगा, साइन बट्टे थीटा बट्टे एक को लिख देते हैं एक बट्टे साइन थीटा, और लंब बट्टे कर्ण को लिख देते हैं कर्ण बट्टे लंब। क्या लिख देते हैं, कर्ण बट्टे लंब। तो अब देखो कर्ण बट्टे लंब यहाँ हमको दिखाई दे रहा है ना, बराबर में क्या है कौशिक थीटा, बराबर में क्या है कौशिक थीटा है। तो हमको एक सूत्र और पता चल गया कि एक बट्टे साइन थीटा जो होता है वो कौशिक थीटा के बराबर होता है।
1/sin थीटा जो होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। अभी हमें हमने यहाँ आपको बताया कि साइन थीटा का जो विलोम होता है वो कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा विलोम कोसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो जब हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों के रूप में लिखते हैं तो उस उल्टे को हम इस प्रकार से लिखते हैं और ऐसे निकलते हैं। सारे आप निकाल सकते हैं। तो क्या मिल जाएंगे हमको पहला मिल गया 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। साइन का उल्टा 1/sin किसके बराबर होता है कोसेक के, और कोसेक का उल्टा किसके बराबर होगा कोसेक थीटा का उल्टा। तो वही सेम चीज लिख दी हमने, ठीक है। 1/sin, साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का उल्टा अगर हम कहेंगे तो हम लिखेंगे 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, उल्टे हैं। तो साइन का विलोम यानी कि 1/sin कोसेक के बराबर, और कोसेक का विलोम यानी कि 1/कोसेक साइन के बराबर। इसी प्रकार नंबर 2, कॉस का उल्टा लिख बोलेंगे या कॉस का विलोम तो 1/कॉस, और किसके बराबर होता है हमने आपको बताया सेक थीटा के बराबर। आप ऐसे निकाल भी सकते हैं जैसे हमने आपको निकाल के दिखाया। और इसी का उल्टा अगर हम बोलें कि सेक थीटा का जो विलोम है वो हो जाएगा कॉस थीटा। 1/कॉस का मतलब सेक और 1/सेक का मतलब कॉस। इसी प्रकार टेन का जो उल्टा होगा या विलोम होगा वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा का विलोम 1/कॉट थीटा जो होगा ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। तो हमने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले यहाँ बताए, ठीक है। फिर 1 2 हमने यहाँ मान आपको बता दिए टेन थीटा और कॉट थीटा के, 6 2 8 हो गए, और 6 मान हमारे यहाँ निकल गए 1 2 3, इसको ले लें नंबर 4, इसको ले लें नंबर 5, इसको ले लें नंबर 6। तो इन सब की ज़रूरत हमको पड़ेगी आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं और बहुत आसान है। आप 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हम ये हो गया आपका परिचय हो गया। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो एक सवाल अगर हम कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज करना है। तो हम प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। तो 8.1 का जो पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने। जो जहाँ पे समकोण है यहाँ पे हमको ले लेना है B सबसे पहले, ठीक है। क्यों, B हमको दिया है समकोण। अब A और C कहीं पर भी आप ले सकते हैं, किसी को भी A और किसी को भी C ले सकते हैं। माना हमने इसको A ले लिया और इसको हमने ले लिया C, ठीक है। तो AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमको बताना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान, यानी कि हमको साइन और कॉस के मान बताने हैं। कब, एक बार हमने कोण को A लेना है, एक बार हमको कोण को C लेना है। तो देखो साइन और कॉस के जो हमने सूत्र आपको बताए थे उन दोनों में साइन का मान था लंब बट्टे कर्ण और दूसरे में था आधार बट्टे कर्ण। अब देखो समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी, हमने आपको क्या बताया था, ये क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण हमको पता है नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में एक संबंध आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है यानी कि कर्ण, जो यहाँ क्या है AC, इसका जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाएं, जो समकोण बनाने वाली जो 2 शेष भुजाएं हैं इनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इनका वर्ग, एक भुजा AB है, AB का वर्ग हो जाएगा, दूसरी भुजा BC है, BC का वर्ग हो जाएगा। तो इससे हमको AC मिल जाएगा। देखो AB का मान है 24, तो 24 की घात 2, और BC का मान है 7, तो ये हो गया 7 की घात 2, और निकालना है AC की घात 2 हमें, ठीक है। तो 24 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, इसकी घात 2 का मतलब है 24 गुणा 24, और धन 7 की घात 2 का मतलब है 7 गुणा 7। 24 गुणा 24 होता है 576। जब आप 24 को 24 से गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, और 7 से 7 को गुणा करते हैं तो आता है 49। दोनों को जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाता है 625, ठीक है।
जोड़ना आपको आता ही है। AC की घात 2, अब देखो क्या आ गया, AC की जो घात 2 है ये आ गई 625। तो हमें तो बताना है AC का मान, तो AC का जो मान होगा क्या हो जाएगा, जब घात 2 बराबर के दूसरी तरफ आती है तो ये हो जाता है वर्गमूल। ठीक है, और जब हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये होता है 25 गुणा 25। आप चाहें तो और छोटे टुकड़े इसके कर सकते हैं, तो 25 का एक जोड़ा बनेगा तो 25 आ जाता है बाहर। अब होता क्या है, अगर हम धन गुणा धन करें तो भी धन ही होता है, और ऋण गुणा ऋण करें तो भी उत्तर धन ही आता है। तो अगर हम ऋण 25 गुणा ऋण 25 करेंगे तो भी 625 आएगा, धन 25 गुणा धन 25 करें तो भी 625 आएगा। तो जब हम जोड़ा लेते हैं बाहर तो ये धन और ऋण दोनों आता है। अब चूंकि लंबाई 0 से तो छोटी हो नहीं सकती, 0 में तो क्या होता है दशमलव डॉट बन जाता है ऐसे, तो 0 से छोटा तो संभव नहीं है बनाना, तो इसलिए क्या है हम माइनस को नहीं लेंगे, हम लेंगे AC बराबर हम ले लेंगे, यानी कि AC जो कि कर्ण है इसका मान हमने ले लिया यहाँ 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके पहले में। अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हम इसके पहले पोर्शन में आते हैं, हमको बताना है साइन A और कॉस A, ये हमको बताना है। यानी कि क्या है, कौन क्या है A के लिए, कौन A। तो हम सबसे पहले आप ये कीजिए कि गलती है बिल्कुल नहीं करोगे आप उसमें, अगर आपने ऐसा काम किया। कॉस A हम ले रहे हैं तो कौन A के लिए, कोण A के लिए लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ये आप दे लो। कर्ण तो फिक्स है, कितना हो जाएगा 25। अब बची दो भुजाएं, हमने आपको बताया है कैसे इसका निर्धारण करते हैं। देखो ये है कोण A, तो कोण A के सामने की भुजा, दो भुजाओं को छोड़ दो, या पहले आधार देख लो। ये कर्ण है, हमने कहा था इस कोण को, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं जिसका मान हमको निकालना है, इस कोण को और समकोण को छूने वाली जो लाइन है ये कहलाती है आसन्न भुजा, और इसको हम आधार कहते हैं। तो आधार हो गया 24, तो इसके सामने जो भुजा बची वो हो गई लंब, यानी कि 7। तो लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और आधार हो गया 24 सेंटीमीटर। किसके लिए, कोण ए के लिए। अब आप सूत्र रख लो, साइन ए का मान, साइन ए बराबर हमने आपको बताया था कि लंब बट्टे होता है कर्ण। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपने किसका यूज करना है, लाल कक्का का यूज करना है। सबसे पहला साइन था, तो देखो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, तो साइन ए का मान पता चल गया। अब हम पता करते हैं कॉस ए का मान। कॉस ए, देखो आधार बट्टे कर्ण, दूसरे नंबर पे कॉस था, तो आधार बट्टे कर्ण, और ए के लिए आधार क्या है, आधार है 24, कर्ण है 25, तो ये हो गया 24 बट्टे 25। अब इसके नंबर 2 में आ जाते हैं। नंबर 2 में हमसे पूछा है साइन सी और कॉस सी। क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ क्या आ गया, अब सी का प्रयोग हो गया, तो कोण सी के लिए भी निकाल लो। कोण सी के लिए लंब क्या है, आधार क्या है, और कर्ण क्या है। कर्ण तो फिक्स रहेगा हमेशा, कितना है 25 है। अब सी के देखो सामने की भुजा कौन सी है, या सी, अब इस कोण की बात हो रही तो सी और इसको टच करने वाली भुजा क्या है 7, तो ये हो गया आधार, और सामने वाली भुजा ये हो गई कर्ण, नहीं क्या है लंब। तो 24 हो गया लंब और 7 हो गया आधार, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब साइन सी, तो साइन के लिए सूत्र तो हमेशा वही रहेगा, चाहे कोण कोई भी आ जाए, सूत्र हमेशा क्या रहना है, लंब बट्टे कर्ण ही रहना है। तो लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। इसी प्रकार कॉस सी, आधार बट्टे कर्ण, तो क्या ले लिया, आधार का मान यहाँ से 7 रख दिया और कर्ण का मान यहाँ से रख दिया 25। तो इस प्रकार से हमको क्या पता चल गया, साइन और कॉस के मान ए के लिए भी और साइन और कॉस के मान सी के लिए भी हमको पता चल गए।